वैसे तो इजरायल और भारत के संबंध हम जानते हैं हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं, समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती बहुत मशहूर है। नेतन्याहू ने चुनाव में भारत और इजरायल के रिश्तों का भी खूब जिक्र किया। नेतन्याहू के ही कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री पहले हैं। दोनों नेताओं की अच्छी जो दोस्ती है जिसके बारे में हम जानते हैं। और थोड़ा सा हमें समझाइए कि जब नेतन्याहू अब फिर से सत्ता में आ गए हैं, भारत इजरायल संबंध और मजबूत होने की क्या और कितनी संभावनाएं आपकी नजर में? इसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और इजरायल के संबंध और सुदृढ़ होंगे। ये तो मान के चलना पड़ेगा हमें। मैं जब इजरायल में था तब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पहली बार प्रधानमंत्री बने। तो मुझे याद है जो जिस तरह का डायनामिज्म उन्होंने तब दिखाया था, और उसके बाद तो 6 बार बन चुके हैं और ये शायद उनका छठा मौका है प्रधानमंत्री। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल एरिना में उनके लक्ष्य बड़े साफ हैं। एक तो ईरान के खिलाफ उनकी न्यूक्लियर जो ताकत है उसको रोकना, और बाकी जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए जो दिक्कत होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है अपने आपसी संबंध में, वो है उनका जो रवैया पैलेस्टीनियंस की तरफ। क्योंकि हम हमेशा पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हुए आए, पर आज ऐसी स्थिति है कि हम इजरायल के साथ, अरब देशों के साथ और ईरान के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इजरायल चाहता है कि सारे अरब देश उसको मान्यता दें, क्योंकि सबने नहीं दिया है, इसलिए उसका वो एक लक्ष्य तो होगा ही। पर मुझे सिर्फ एक ही फिक्र है कि वो पैलेस्टीनियंस पे, क्योंकि ये बहुत राइट विंग गवर्नमेंट है, उनके जो सपोर्टर्स हैं बहुत ही राइट विंग जूइश नेशनलिस्ट हैं या फिर नेशनलिस्ट हैं, जो पैलेस्टीनियंस को कोई मतलब क्या कोई छूट नहीं देना चाहते। और मुझे ये भी लगता है कि और उन्होंने अनाउंस भी शायद किया है कि वो वेस्ट बैंक में जितने भी सेटलमेंट्स हैं, जूइश सेटलमेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मतलब संबंध में उसको इलीगल माने जाते हैं, पर वो उसको बढ़ावा देंगे और बाकी छोटे मोटे जितने भी सेटलमेंट्स या आउटपोस्ट देते हैं वो कहते हैं वेस्ट बैंक में, शायद उसको भी मान्यता वो दे दे। इसमें दिक्कत होगी, यूनाइटेड नेशंस में जरूर लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे इसके खिलाफ, पर इजरायल ने इसका ज्यादा परवाह नहीं किया है यूनाइटेड नेशन। वो जो उनके जो नेशनल लक्ष्य है वो उस पर अड़े रहते। ठीक है, ठीक है। पिनाक चक्रवर्ती जी, मैं आपसे आगे समझूंगी कि ये जो मुद्दा आपने बताया है इसमें भारत का क्या स्टैंड रह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं यूएन में जो अभी हाल ही में वोटिंग हुई है उसमें गैर हाजिर रहा है भारत वोटिंग के दौरान। मैं तेज प्रताप जी का रुख करूंगी। तेज प्रताप सिंह जी, आपकी नज़र में अगर हम भारत और इजरायल के संबंधों की आगे की राह को देखें अब इस डेवलपमेंट के बाद, तो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से उस बीच सामरिक और रणनीतिक रूप से भारत और इजरायल के संबंधों को आप आगे कैसे देखते हैं? मौजूदा नेतृत्व के साथ भी जो I2U2 है, भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के रूप में आगे की प्रगति कैसे देखी जाए? मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दोनों के बीच चर्चाएं चल रही हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, यूएन में भारत का स्टैंड है, रिफॉर्म्स की लगातार बातें हैं। इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों के बीच मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से समझना चाहूंगी, कैसे आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? मैं एम्बेसडर साहब की बात कर रहा था कि उन्होंने कहा फिलिस्तीनी एक समस्या रही है भारत और इजरायल के संबंध में, लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 10 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य, यूएई, बहरीन, ये सब देश एक साथ जो है I2U2, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएई, इंडिया एंड इजराइल, ये I2U2 बनाएंगे, जहां पे एक अरब देश भी है। दूसरी तरफ अब्राहम जो समझौता सा हुआ है जिसमें बहरीन, यूएई, मोरक्को, ये देश जुड़े हुए हैं। जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा, आपने भी कहा कि इजराइल का प्रयास है कि अधिक से अधिक देश जो है ये अब्राहम समझौते के अंतर्गत आ जाएं, और उनका ये जो लक्ष्य है कि इजराइल को अधिक से अधिक देश मान्यता दें, जो कि अरब देशों में बहुत कम। दूसरी बात, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की बात है, सामूहिक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे कोई भी राष्ट्र कोई भी समझौता नहीं करता है। तो जहां तक वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में सेटलमेंट की बात है या उनको अपनी सिक्योरिटी के स्ट्रेंथन करने की बात है,
तो वहाँ पे लेबर पार्टी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई थी, लेकिन किसी लेबर पार्टी ने भी ऐसा नहीं किया कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से बिल्कुल वो बाहर रहेंगे। तो ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा ये ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे लिकुद की सरकार हो या लेबर की सरकार हो, सबके लगभग नीतियाँ एक से। जहाँ तक भारत का संबंध है, भारत के संबंध अच्छे ही रहे क्योंकि हमारी राजनीतिक और सामरिक जो हित हैं, वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसलिए कोई प्रधानमंत्री भारत में हो या कोई प्रधानमंत्री इज़राइल में हो, अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन मोदी और नेतन्याहू की जो बॉडी केमिस्ट्री है, वो बहुत अच्छी रही है और मोदी ने पर्सनल लेवल पे जो है नेतन्याहू के साथ जो रैपर डेवलप किया है, निश्चित रूप से छठी बार नेतन्याहू को वापस सत्ता में आने पर भारत और इज़राइल के संबंध और मजबूत होंगे, आगे होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सैमुअल राजीव, अगर मैं डिफेंस टाइज को लेकर इज़राइल और भारत के बीच बात करूं तो हम जानते हैं कि हाल के सालों में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं। छोटा देश होने के बावजूद इज़राइल अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी आगे है। भारत इज़राइल से सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, जो अगर हम बदले में देखें तो रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ति करता है। तो किस तरह से डिफेंस टाइज को आगे मजबूत होता देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे डिफेंस रिलेशनशिप जो इज़राइल के साथ है बहुत मजबूत है और ये एक्चुअली बिफोर इवन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब थे हमारा जब से बने हैं 1992, उससे पहले भी हमने इज़राइल से कुछ बहुत चीज़ें मांगे हैं और हमें वो चीज़ें मिले भी है, खासकर अगेंस्ट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड अदर ऐसे युद्ध पे। इवन कारगिल में इज़राइल का बहुत बड़ा रोल था इम्पोर्टेंट वेपनरी हमको सप्लाई करने में और ये चलती रही। और जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया और एम्बेसडर साहब ने बताया, एक नॉन पार्टिजान रिलेशनशिप जो हर साल मजबूत बनते जा रही है और डिफेंस रिलेशनशिप जो है एक बहुत बड़ा एक पेग है एक बायलैटरल रिलेशनशिप में। और मैं जहाँ तक हम सोच सकते हैं ये आगे और बढ़ेगा क्योंकि इज़राइल के जो जिन के पास जैसे नीश टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हमको बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, नॉट जस्ट फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, फॉर सर्वेलेंस पर्पसेस और बहुत सारे मिसाइल्स के अगर बहुत सारे चीज़ हमने उनके साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट भी किए हैं और बहुत सारे इंडक्ट भी हो चुके हैं, जैसे IAF और इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जिसको LRSAM और MRSAM जो कहते हैं, आर्मी का भी अभी इंडक्ट होने वाले हैं। तो और बहुत सारे UAVs इज़राइल के हमारे इंडक्ट है और बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आगे जाके आगे भी इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, बट ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग भी बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में, जिसके अंडर द रूब्रिक जो बहुत सारे इतने मैसिव चेंजेस हो रहे हैं। इसके वजह से गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि ग्रेजुअली रिडक्शन होगा डिपेंडेंट इंडिया का आर्म्स इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो डोमेस्टिक इंडिजिनस सोर्सेस ये हमारे जो इंडस्ट्री है वो अभी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो ग्रेजुअली ये रिडक्शन होगा डिपेंडेंस का, बट अभी तक तो बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इज़राइल के ऊपर इंडिया डिफेंस फील्ड में। बिल्कुल, और इज़राइल कहता भी रहा है कि UAV रॉकेट, मिसाइल और अन्य रक्षा प्रणालियों के क्षेत्रों में जो भारत है वो एक मजबूत साझेदार है इज़राइल का, और जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है जैसा आपने जिक्र किया उसके तहत मिलकर काम करने के लिए इज़राइल हमेशा तैयार रहा है। पिनाक चक्रवर्ती सर, आपने फ़लस्तीन के मुद्दे का जिक्र ज़रूर किया है, लेकिन संबंधों की दिशा में जब हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर जो आर्थिक और व्यापारिक संबंध है वो किसी भी देश के साथ ऊपर ही आते हैं। हमने जैसा जिक्र किया कि 1992 में द्विपक्षीय व्यापार अगर हम देखें तो 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब हम अप्रैल 2020 और फरवरी 2021 की अवधि के दौरान देखें तो 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ है। और ये हम रक्षा क्षेत्र को छोड़कर बता रहे हैं, जिसमें व्यापार की हम बात कर रहे हैं। इसमें व्यापार संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में ही है। हीरे का जो व्यापार है वो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 50% है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस तरह की जो भागीदारी है, खासतौर से जब मैं व्यापार को लेकर और आर्थिक सहयोग को लेकर बात करती हूँ,
उसे आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि तमाम और सेक्टर्स हैं जहां भारत और इजरायल अपनी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, भागीदारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं? मुझे लगता है कि हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है, चाहे डिफेंस का तो छोड़ दीजिए, जो गुड्स और सॉर्ट ऑफ सर्विसेज में है, उसमें हमको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हीरे का जो ट्रेड है वो बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से 47-48 से चल रहा है। जी। जब उससे पहले हमने 1950 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, तब से चल रहा है। तो इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने से पहले से चल रहा है। तो मुझे लगता है ये हीरे का ट्रेड जो था वो पहले ऑलमोस्ट 80% था, अब वो जाके 50% हुआ है। बाकी कई ट्रेड है, केमिकल्स है, पर डिफेंस एक बहुत बड़ा हमारा उस पे अंश है, जो हमारा एक पिलर बन गया है हमारे बायलैटरल रिलेशंस, क्योंकि वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इजराइल एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी में लीडर है, और कई कई जगह पे है, सब जगह पे नहीं है पर कई जगह पे है। पर्टिकुलरली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जो जैसे यूएवी है, या जो सेंसर्स वगैरह हैं, डिटेक्शन के जो बॉर्डर में जो डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और मिसाइल्स में बहुत तगड़ा है इजराइल। इसीलिए हमने इजराइल के साथ काफी दिनों से ये जो हमारा डिफेंस जो कोऑपरेशन है वो काफी बढ़ चुका है। पैलेस्टीनियंस का जो मुद्दा है, जो आपने अभी पूछा मेरे से, मैंने पहले ही जिक्र किया था जी। कि ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इजराइल का एक कड़ा रूप होता है, और बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे कड़ा रूप हमने देखा है। इसीलिए, और उसमें जो प्रॉब्लम ये होगा कि इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो पैलेस्टीनियंस को बहुत ज्यादा मतलब परेशान करे, तो बाकी अरब देश जो हैं वो फिर उससे रिश्ता, ये जो बैलेंसिंग उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पैलेस्टीनियंस का जो मुद्दा है वो अरब देशों में काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो अब्राहम अकॉर्ड्स में 4-5 देश आ गए हैं, सूडान भी आ गया है, और पर बाकी अरब देश नहीं आए हैं, क्योंकि वो इसको पैलेस्टीनियन मुद्दे को वो लेवरेज करेंगे। वो चाहते हैं पैलेस्टीनियंस के को कुछ कंसेशंस मिले, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसको, पैलेस्टीनियन स्टेट का मुद्दा है। अब जैसे इंडिया भी मानता है कि इंडिया सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट देयर शुड बी टू स्टेट्स, टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स, पैलेस्टाइन एंड इजराइल। पर हमारी जो और भी मजबूरियां हैं, जैसे हम इजराइल के साथ ये नहीं चाहते कि ये उस पर इम्पैक्ट करे, पर हमने भी अपनी तरह से थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन की तरफ हम आ गए हैं। जैसे आपने देखा यूएन में हम एब्सटेन कर रहे हैं। पहले तो हम इजराइल के खिलाफ ही वोट देते थे। एक जमाना था जो हमारे इंडियन पासपोर्ट में लिखा रहता था, नॉट वैलिड फॉर इजराइल एंड साउथ अफ्रीका। ये अपार्थाइड के जमाने में, ये मैंने देखा है क्योंकि उस तरह का पासपोर्ट मेरे पास है। तो इसलिए अभी जो है बहुत बदल गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वर्ल्ड ऑर्डर काफी बदल गया है। पर मुझे लगता है कि इजराइल और इंडिया की जो मजबूत जो बायलैटरल टाइज है, इस पे खास असर नहीं पड़ने वाला है। और नेतन्याहू जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और हमारे यहाँ पीएम मोदी जी जब तक रहेंगे, तो ये रिश्ता मजबूती की तरफ ही बढ़ेगा। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई डाइल्यूशन पॉसिबल है अभी। ठीक है। तेज प्रताप सिंह जी, जब अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर कुछ और आयाम हैं जो अपने आप में कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी पे होगा, और वाटर मैनेजमेंट एक ऐसा इशू है जहां पर इजराइल की महारत है। हम जानते हैं वहाँ पानी की कमी है, ड्रिप इरिगेशन के मामले में वो अपने आप में बहुत मजबूत है, और जम्मू कश्मीर में इजराइल के सहयोग से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 2 सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी स्थापित हो रहे हैं। ये जो सेक्टर्स हैं, चाहे मैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर बात करूं, ड्रिप इरिगेशन को लेकर बात करूं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, या फिर और जहां मजबूत है इजराइल, इन तमाम नजरियों से आप क्या समझते हैं कि इजराइल का साथ भारत के लिए कितना अहम साबित होगा? इजराइल ड्राई फार्मिंग में ग्लोबल लीडर है, और जो टेक्नोलॉजी इजराइल ने डेवलप की है पूरे विश्व में उसकी डिमांड है। बिल्कुल। और इजराइल ने ये सिद्ध कर दिया है कि यदि स्ट्रांग विल पावर हो तो डेजर्ट में भी जो है एक हरा भरा नखलिस्तान बनाया जा सकता है।
वहाँ उन्होंने मतलब फूड ग्रेन में सफिशिएंसी प्राप्त की है और ड्रिप इरिगेशन में उनकी एक्सपर्टीज है। भारत में भी चूंकि मानसून पर ही हम डिपेंडेंट हैं और ड्राई फार्मिंग हमारे यहाँ भी काफी प्रैक्टिस होती है, तो इंडिया इजराइल से ड्रिप इरिगेशन में, ड्राई फार्मिंग के जो डिफरेंट प्रैक्टिसेज हैं उनसे सीख सकता है, टेक्नोलॉजी प्राप्त कर सकता है। इस दिशा में पहले से ही ढेर सारे कार्य हो रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों की अगर जो कोलैबोरेशन बढ़ता है तो ये विन विन सिचुएशन। दूसरी बात ये है कि इजराइल जो है ऑलरेडी एक नॉलेज इकोनॉमी हो चुका है, दूसरी तरफ भारत भी नॉलेज इकोनॉमी होने के लिए प्रयासरत है। इजराइल अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है। हम उतना इजराइल जितना तो नहीं खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी मतलब प्रयास इसमें हो रहे हैं। तो इजराइल और इंडिया के जो कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, ड्राई फार्मिंग के इसमें, हार्टिकल्चर के फील्ड में, इन सब में जो है दोनों, जैसा कि आपने कश्मीर की बात की, कश्मीर जो है एक फ्रूट पे एप्पल एंड जो दूसरे फ्रूट्स हैं, फल हैं, उन पे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इजराइल ने भी काफी प्रकार के फ्रूट वहां पे उगाए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है इजराइल और इंडिया का कोलैबोरेशन जो कश्मीर के क्षेत्र में है, वहाँ ये जो है वहाँ के जो हार्टिकल्चर सेक्टर है उसको प्रमोट करने में काफी मदद कर सकता है। तो इंडिया इजराइल से काफी कुछ सीख सकता है। डिफेंस सेक्टर में जैसा कि हमारे दूसरे को पैनलिस्ट ने कहा, काफी कोलैबोरेशन चल रहे हैं। हमारा, जैसा आपने कहा कि रसिया के बाद दूसरे बड़ा जो इम्पोर्ट हमारा डिफेंस इक्विपमेंट का वो इजराइल से है। तो इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा 50% केवल हीरे पर ही डिपेंड करता था, अब वो धीरे धीरे सिचुएशन चेंज कर रही है और हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सब कुछ जो है डाइवर्सिफाई हो रहा है। आज इंडिया और इजराइल सभी क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो डिफेंस का फील्ड हो, चाहे वो सिक्योरिटी का फील्ड हो, और सबसे महत्वपूर्ण फील्ड तो हमारा टेररिज्म के फील्ड में जो कोऑपरेशन है। टेररिज्म के फील्ड में जैसा मालूम है, भारत और इजराइल, जब ग्लोबल टेररिज्म की बात शुरू भी नहीं हुई थी, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय भारत और इजराइल ये दो देश थे पूरे विश्व में जो आतंकवाद के इतने बड़े जो शिकार हुए थे। तो यहाँ भी टेररिज्म को कैसे, काउंटर टेररिज्म के जो मेजर्स हैं, वहाँ इंडिया जो है इजराइल से काफी कुछ सीख सकता है और हम जो इजराइल के जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजी है उसको अपने यहाँ अपना करके कोलैबोरेशन के द्वारा हमारे यहाँ जो टेररिज्म का जो बढ़ता हुआ जो खतरा है उसको भी हम कर सकते। तो भारत और इजराइल के संबंध, लगभग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इन दोनों के संबंध ना हो। और प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री होना, नेतन्याहू का वहां पे होना, दोनों एक विचारधारा के हैं, दोनों टफ डिसीजन लेने में कुछ भी परहेज नहीं करते हैं। तो ये जो है भारत के लिए और विश्व शांति के लिए, स्थिरता के लिए एक अच्छा सूचक है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे और इजराइल के संबंध आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर सामल, हम जानते हैं कि जो हाल फिलहाल की परिस्थितियां हैं वो रूस यूक्रेन युद्ध के इर्द गिर्द भी दुनिया भर में वो परिस्थितियां घूम रही हैं। ऐसे में एक तरफ रशिया चाइना, दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और भारत और इजराइल दोनों ही, जब हम नॉन पाकिस्तान की तरह हम इन दोनों देशों को देखते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इन दोनों देशों की आवाज़ वर्ल्ड फोरम पर युद्ध की स्थितियों के बीच समाधान की स्थितियों की ओर और साथ ही आगे युद्ध ना हो, इस स्थितियों में किस तरह से मजबूत और असरकारक हो सकती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये एक साल, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है ये वो युद्ध, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन से, और हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं हिंदुस्तान ने इस युद्ध को रोकने के लिए और ख़त्म करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद पर्सनली इन्वॉल्व है उसमें और डायरेक्टली बात कर चुके हैं प्रेसिडेंट पुतिन से और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी। और रिसेंटली मिस्टर ज़ेलेंस्की ऑल्सो कि हमारे G20 के अध्यक्षता पे बधाई दिए हैं। तो आई थिंक हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हमारा एक वर्ल्ड स्टेज पे एक रोल है। अभी दिसंबर तक हम लोग वी वर पार्ट ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑल्सो। तो ये रोल हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये इट्स इन इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड पीस की एक युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं इस युद्ध से। बट कुछ चीज़ें अच्छे भी हुए हैं, क्योंकि हम लोग देखा जाए कि वी वर एबल टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल एट चीपर प्राइसेस।
बट इस चीज़ को साइड में रखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कहने का कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर बोथ कंट्रीज। इवन रशिया इज़ अ वर्ल्ड पावर, रशिया के ऊपर हमारा बहुत सारा डिपेंडेंट है, रशिया के आर्म्स पर हमारा बहुत डिपेंडेंट है, एंड वी आर ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ आवर इन्वेंट्री, आर्म्स इन्वेंट्री इज़ रशियन ओरिजिन। तो इसमें स्पेयर्स सोर्स करने में दिक्कत हो रही थी, और बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम जॉइंटली रशिया के साथ डेवलप करना चाहते थे, वो अब हेलीकॉप्टर इंजन्स और ये सब बाकी चीज़ें हैं जो हमको दूसरी जगह पे लाइक फ्रांस एंड अदर प्लेसेस वी हैड टू लुक फॉर दिस इक्विपमेंट। और बहुत सारा दबाव भी हम पे पड़ रहा था कि अमेरिका से और यूरोपियन यूनियन से कि आपका ऑयल ट्रेड ख़त्म करे, आपका डिफेंस रिलेशनशिप कम करे। ये सब चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेटजिक हित में नहीं है, तो इसलिए इट्स इन आवर इंटरेस्ट, इट्स इन इंटरेस्ट ऑफ रीजनल पीस, इट्स इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड पीस दैट ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, और एंड इंडिया अपने बल को लेकर टुवर्ड्स दिस एंड हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चक्रवर्ती सर, एक कमेंट आपसे जो इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल पॉलिटिक्स इजराइल के अंदर रही है उससे लेकर भी, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 2019 के बाद से जो बैक टू बैक चुनाव हुए हैं उसके बाद राजनीतिक स्थिरता देने की उम्मीद में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है, और स्थिर सरकार की वजह से 4 साल में 5 चुनाव हुए हैं। राजनीतिक गतिरोध 2019 में तब शुरू हुआ जब नेतन्याहू पर हम जानते हैं भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगे। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता चलती चली आ रही है फिलहाल इजराइल के अंदर, आपको लग रहा है इसके बाद थोड़ा विराम मिलेगा? मैं आशा करता हूं कि विराम मिलेगा, पर मैं ज्यादा आशा नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिवाइडेड हो चुकी है। और आपने कहा कि 5 इलेक्शन हो गए 5 साल में, अब एक ही 6 महीने में एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये पिछला जो कोalition था वो टूट गया, क्योंकि उसमें लेफ्ट के लोग ज़्यादा थे। इजराइल में अब ये राइट विंग, ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, फिर अरब पॉलिटिशियंस इज आल्सो देयर। इजराइल में काफ़ी इजरायली अरब्स रहते हैं जिनका एक रुख मतलब नेचुरली राइट विंग के खिलाफ होता है, जो राइट विंग जूइश नेशनलिस्ट वगैरह है। तो इसलिए पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है इजराइल में। डेमोक्रेसी में बहुत सारे पार्टियां वहाँ बनती हैं और टूट जाती हैं, कोalition बनती है फिर टूट जाती है। इजराइल में हमारा जैसे इलेक्शन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जिसे हम कहते हैं, इजराइल में वैसा इलेक्शन नहीं होता है। इजराइल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जो चुने जाते हैं लोग, यानी हर एक पार्टी एक लिस्ट बनाती है, फिर वो इलेक्शन होता है, उसमें अगर इतने आपको वोट मिले परसेंटेज में तब आपको सीट दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें उनके लिस्ट में जो पहला है या दूसरा है तीसरा, डिपेंड करता है कितने सीट उनको अलॉट हुए, उनको मिलता है। इस तरह से जो पॉलिटिक्स है इजराइल में, हमेशा कोalition गवर्नमेंट ही रहे हैं, मतलब काफी दिनों से यही चल रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इनका ऐसे डिवाइडेड रहेगा, बिकॉज इसमें जितने भी विचारधाराएं हैं इजराइल में, सो लेफ्ट से लेके पूरे राइट विंग तक, तो ये जो अभी हम देख रहे हैं नेतन्याहू जी ने जो राइट विंग कोalition बनाया है, तो ये राइट विंग कोalition फिर वापस आ गया। अब इनकी जो नीतियां हैं वो तो हमें मालूम है, वो थोड़े कड़े टाइप के नीतियां हैं इनके। पर जहां तक भारत का सवाल है, हमें इससे उनकी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो दूसरे स्तर पे चले गए हैं। इसलिए मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के जो रहते हुए तो मजबूत ही होंगे हमारे। बिल्कुल। इसी के साथ मुद्दा आपका समय यहीं पूरा हो गया है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी आपका, डॉक्टर सैमुअल आपका, तेज प्रताप सिंह जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए और भारत और इजराइल के संबंधों के जो तमाम पहलू हैं उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं।